नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 8564880530960608967445 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @study for civils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यूपीपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन 2023 के लिए हम जो लगातार पेड क्विज़ेस को देख रहे हैं, कंटिन्यू कर लेते हैं उसको आज के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। पिछले वीडियो जितने भी हैं नीचे देखिए प्लेलिस्ट एक होगी, उसमें दिए हुए हैं सारे क्वेश्चंस को, आप वहां से देख सकते हैं अगर आपने अब तक उसको नहीं देखा है। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक, जिससे सारे नोटिफिकेशंस आगे के आपको मिलते रहें। तो हम बिना किसी देरी के चलिए स्टार्ट करेंगे। स्टेट यूनिवर्सिटी रिसर्च एक्सीलेंस, ठीक है, एक श्योर शॉर्ट फॉर्म इसको कहा जाता है। तो ये स्कीम जो है किसने लॉन्च की है ये बताना है हमको। तो यहाँ पे हमारा एक डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है भारत सरकार का, तो उसके अंतर्गत एक ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट है, ये साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड, इसके द्वारा इसको शुरू किया गया है। और इसका ऑब्जेक्टिव जो है हमारा ये है कि जितनी भी हमारी एक हाई एंड रिसर्च की जो एक कह लीजिए क्षेत्र है, उसमें स्टेट्स, यूनिवर्सिटीज़ और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस के बीच में जो है कोलैबोरेशन करना और इन सब चीज़ों को और आगे इनकरेज करना इसका मुख्य उद्देश्य है। तो इसमें से बी ऑप्शन को हम जो है चूज करेंगे, ठीक। विस्फोट के कारण खबरों में रहा, अब देखिए इसका नाम यहाँ पे इंग्लिश में लिखा है लेकिन इसको हिंदी में जो है फागरा डाल्स फाल जो है ज्वालामुखी कहा जाता है, जो किस देश में स्थित है। तो रिसेंटली अभी अगस्त में जो है एक इसमें जो है रिसेंट जो कह लीजिए इरप्शंस देखे गए थे और ये वोल्केनो है यहाँ पे आइसलैंड में, ठीक, बी ऑप्शन। और इस चर्चा में ये इसलिए भी रहता है कि जो है कई सारे लोग जो है टूरिज्म पर्पज से भी यहाँ पे इस एरिया में विजिट करते रहते हैं। हाल ही में बिहार के गया जिले में फल्गु नदी पर बने देश के सबसे बड़े रबर डैम, जिसका नाम दिया गया है गयाजी डैम, ठीक है, इसका उद्घाटन किसने किया है ये बताना है। तो बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार जी ने इसको इनॉग्रेट किया है। और बेसिकली जो गया में यहाँ पे एक विष्णुपद टेम्पल करके है, उसके नियर अबाउट इसको बनाया गया है। और पिलग्रिमेज पर्पज से बहुत सारे लोग विजिट करते हैं वहाँ पे श्राद्ध वगैरह और पिंडदान के लिए। तो उन्हीं सब के क्षेत्र में जो है यहाँ पे लोगों के इजी मूवमेंट के लिए इसको भी डेवलप किया गया है। तो ध्यान रखेंगे रिवर का नाम और कहाँ पे बनाया गया है, ठीक है, गया में। क्रिएटिंग होप थ्रू एक्शन, ठीक है, ये एक थीम है। किसका थीम है? वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे। जो लोग सुसाइड वगैरह के लिए जो है प्रयास करते हैं, तो उनमें इन चीज़ों को रोकने के लिए और इसके हार्मफुल इफेक्ट कह लीजिए इन सबसे जो है अवेयर कराने के लिए डे ऑब्जर्व किया जाता है प्रतिवर्ष। तो 2022 का थीम हमारा है क्रिएटिंग होप थ्रू एक्शन और ये ऑब्जर्व करते हैं 10 सितंबर को। हाल ही में किस देश में मैत्री सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट की यूनिट 1 का अनावरण किया गया? यह परियोजना भारत की रियायती वित्त पोषण योजना के तहत विकसित की जा रही है, जो कि कहाँ स्थित है ये बताना है, ठीक है। तो मैत्री ये जो थर्मल पावर प्रोजेक्ट है इसको डेवलप किया जा रहा है बांग्लादेश का जो ये कुलना डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे, ठीक। तो इसका भी जो यूनिट 1 है इसकी कैपेसिटी है जो है 660 मेगावाट की 2 यूनिट्स हैं इसमें, है ना, पहले वाले सेक्शन में। तो इसको इनॉग्रेट किया गया है। और अभी जो बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर है शेख हसीना, वो इंडिया के दौरे पे थी, तो उसी के दौरान जो है यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर मोदी और इनके द्वारा जॉइंटली जो है इन चीज़ों को इनॉग्रेट किया गया है। और इसमें जो है एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि जो एक रेलवे ब्रिज है उसका नाम है रुशपा, ठीक है, तो इसको भी यहाँ पे इनॉग्रेट किया गया है। और इसको भी जो है एक कंसेशनल लाइन ऑफ क्रेडिट भारत के द्वारा प्रोवाइड करके बांग्लादेश को इसको कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है, तो इसको भी इनॉग्रेट किया गया है। तो ये भी इसको भी ध्यान रखेंगे दोनों इवेंट्स को, ठीक। हमारा सी ऑप्शन जो है ये करेक्ट है। सितंबर 2022 में भारतीय सेना की खड़गा कोर और वायुसेना ने किस राज्य में संयुक्त अभ्यास गगन स्ट्राइक जो है इसको किया है? तो इंडियन आर्मी की जैसे यूनिट्स होती है ना अलग अलग, तो उसी में एक कॉप्स यूनिट है, खड़ग नाम है इसका, ठीक है। तो ये और इंडियन एयरफोर्स जो है इन्होंने शामिल होके एक जो है गगन स्ट्राइक नाम का जो है एक जॉइंट एक्सरसाइज कंडक्ट किया है, जिसमें जो है ये मिलिट्री कह लीजिए एक्सरसाइज है दोनों फोर्सेस की, आर्म फोर्सेस और एयरफोर्स की, ठीक। तो इसको किया गया है आपका जो यहाँ पंजाब में, ठीक। लगभग 4 दिनों तक ये जो है एक्सरसाइज को किया गया।
सितंबर 2022 में लॉस एंजल्स में आयोजित पहले इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फोरम की मंत्री स्तरीय बैठक में किस केंद्रीय मंत्री ने भारत की तरफ से भाग लिया है? तो ध्यान रखेंगे, यूएस में लॉस एंजल्स में इसको आयोजित किया गया है, फर्स्ट इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फोरम की मिनिस्ट्रियल लेवल जो मीटिंग है, और इसमें भारत की तरफ से जो हमारे कॉमर्स मिनिस्टर हैं पीयूष गोयल, ठीक, ये शामिल हुआ। सितंबर 2022 को संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस, है ना, तो इन्होंने किस देश के वॉल्कर तुर्क, ये नाम ध्यान से देख लीजिएगा, इनको संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार का जो है उच्चायुक्त नियुक्त किया है। तो यूएन में जो है ये पोस्ट होती है आपका जो है हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स की, ठीक। तो इसमें यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा अप्रूवल मिलने के बाद जो सेक्रेटरी जनरल होते हैं वो अपॉइंट करते हैं इस पोस्ट पे किसी व्यक्ति को। तो ये जो है ऑस्ट्रिया के एक डिप्लोमेट हैं, है ना, वॉल्कर तुर्क, इनको अपॉइंट किया गया है। तो ध्यान रखेंगे अपॉइंटर का नाम और जो अपॉइंट हुए हैं, ठीक, और किस देश के संबंधित हैं। और अगर हम बात करें इन्होंने किसको सक्सीड किया है, किसका स्थान लिया है, तो चिली के जो है एक थे मिशेल बैचेलेट करके, है ना, उनका स्थान लिया है इन्होंने। नेक्स्ट देखिए कि विच हैज रिसेंटली लॉन्च द कंट्रीज फर्स्ट नेशनल इलेक्ट्रिक फ्रेट प्लेटफॉर्म, जिसको नाम दिया गया है ई फास्ट, है ना, यहाँ पे देखिए ई फास्ट इंडिया, ठीक। तो यहाँ पे फास्ट का फुल फॉर्म, ई फास्ट का टोटल फुल फॉर्म जो है वो है इलेक्ट्रिक फ्रेट एक्सेलरेटर फॉर सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट इंडिया। तो देखिए ये है क्या, इसमें इसको लॉन्च किया है नीति आयोग और इसके साथ में एक और संस्था है वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट, ठीक है, इन्होंने मिलकर के इस प्रोग्राम को लॉन्च किया है। और मेन अगर हम इसका एम देखें तो जो हमारा जो कह लीजिए फ्रेट का ट्रांसपोर्टेशन है भारत में, जितने भी माल का जो है आवागमन है एक जगह से दूसरी जगह, तो सारे जो सिस्टम्स है उसका इलेक्ट्रिफिकेशन करना और ऑन ग्राउंड डेमोन्स्ट्रेशन देना पायलट प्रोजेक्ट्स के रूप में कि उसमें और आगे क्या उसको डेवलपमेंट कर सकते हैं इलेक्ट्रिफिकेशन के रूप में, जो है जितने भी फ्रेट सिस्टम्स हैं उसका इलेक्ट्रिफिकेशन करना है, ठीक, ताकि जो है हमारा जो ये फ्रेट सिस्टम है भारत में ये और आगे बेहतर हो सके, ठीक। तो इसके बारे में थोड़ा डिटेल में भी पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, नीति आयोग इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाल ही में यहाँ पे इंग्लिश में देखिएगा इसको निक्षय 2.0, है ना, मतलब सेकंड वर्जन है, निक्षय 2.0 पोर्टल जो है लॉन्च किया गया है। तो इसका संबंध किस रोग से है, ठीक। तो निक्षय आपको पता है कि जो पहला वाला भी लॉन्च हुआ था, तो ये जो ट्यूबरकुलोसिस की बीमारी है, टीबी, इससे संबंधित है, बी ऑप्शन को चूज करेंगे। रिसेंटली जो हमारी प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू जी, तो इन्होंने प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान और ये निक्षय 2.0 पोर्टल जो है इसको लॉन्च किया है। भारत में जो ट्यूबरकुलोसिस का एलिमिनेशन ईयर है 2025, ये ईयर भी ध्यान रखिएगा, हमारा लक्ष्य है 2025 तक टीबी के सभी केसेस को दूर करना, ठीक। तो उसी के क्रम में निक्षय 2.0 पोर्टल जो लॉन्च किया गया है, इसके बारे में थोड़ा बताएं तो जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला कॉन्सेप्ट होता है CSR, तो उसके माध्यम से यहाँ पे इस पोर्टल के थ्रू जो है कुछ हेल्प वगैरह की जा सकती है। और इसमें और जो फैक्ट्स हैं कि टीबी पेशेंट्स को कुछ ऐसे अडॉप्ट किया जा सकता है ना, उनकी टेक केयर करने के लिए इस 2.0 पोर्टल के तहत जो प्रावधान है, तो थोड़ा डिटेल में भी देख लीजिएगा। इसमें हमारा बी ऑप्शन जो था ये करेक्ट है। हाल ही में प्रख्यात पुरातत्वविद BB लाल का निधन हो गया। तो बताना यह है कि इन्हें किस वर्ष में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था, ठीक है। तो इनको पद्म विभूषण मिला है 2021 में, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। बेसिकली ये फेमस इसलिए थे, इनका पूरा नाम है जो है ब्रज बासीलाल। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है हमारा, उसके महानिदेशक भी रहे थे काफी समय तक। और अयोध्या में जो बाबरी मस्जिद के नीचे मंदिर के जो साक्ष्य मिलने का खोज है वो भी इनके अंडर में हुआ था, तो इस वजह से काफी चर्चा में रहे थे। और सन 2000 में इनको पद्म भूषण भी दिया गया था। तो ये सब फैक्ट्स को ध्यान रखेंगे, डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। न्यू दिल्ली में इनकी भी जो है मृत्यु हुई। नेक्स्ट देखिए, अकॉर्डिंग टू द नेशनली डिटरमिन्ड कंट्रीब्यूशन, व्हाट परसेंटेज ऑफ इंडियाज इंस्टॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कैपेसिटी इन 2030 विल बी नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड। तो यहाँ पे पहले एक चीज ये समझने वाली बात है कि नेशनली डिटरमिन्ड कंट्रीब्यूशन क्या है। तो पेरिस एग्रीमेंट जो हुआ था COP21 वाला, तो उसके अंतर्गत ये उसका एक तरीके से कोर सिस्टम है जिसके द्वारा जो हर कंट्री जो है इस NDC को अडॉप्ट करते हैं और अपने जो भी मतलब टारगेट हैं यहाँ पे फ्यूल वगैरह पे बेस्ड, उसको कम्युनिकेट करते हैं UNFCCC को, ठीक। तो यहाँ पे इसको NDC के रूप में जानते हैं। तो यहाँ पे अभी लास्ट ईयर जो ग्लासगो में COP26 हुआ था, तो उसमें इंडिया ने कुछ जो पंचामृत वाला कॉन्सेप्ट दिया था, तो उसी को थोड़ा फ्लेक्सिबल करते हुए अभी जो है यूनियन कैबिनेट ने डिसाइड किया है, ये मतलब ये UNFCCC को कम्युनिकेट करने के लिए NDC में, कि जो है हमारा 2030 के अंत तक जो हमारा ये होगा ना आपका इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कैपेसिटी जो है
तो उसका गैर जीवाश्म ईंधन पे आधारित होगा 50%। ठीक, तो यहाँ से ध्यान रखेंगे, इसमें सी ऑप्शन हमारा जो है ये करेक्ट है। आप ये हमको कमेंट करके बताइए कि जो है COP26 जो लास्ट ईयर हुआ था उसमें 2030 तक क्या कमिटमेंट्स किए गए थे भारत में, जो है इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कैपेसिटी नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड। ठीक, ये जरा बताइए तो कमेंट करके। हाल ही में प्रकाशित आत्मकथा द हीरो ऑफ टाइगर हिल ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ परमवीर किसने लिखा है? तो इसके लेखक हैं योगेंद्र सिंह यादव। ऑप्शन हमारा जो है डी करेक्ट हो जाएगा। इन्हीं के बारे में बेसिकली ये पुस्तक है। ये जो है 1999 वाला जो कारगिल का युद्ध था, तो वहाँ पे ये जो है उस समय पे इनकी आयु लगभग 19 वर्ष की थी। ठीक, और उनके जो उस टाइम के एक्शंस थे उससे संबंधित इवेंट्स को इसमें मेंशन किया गया है। और ये वन ऑफ द यंगेस्ट जो है परमवीर चक्र अवार्डी भी हैं आपका योगेंद्र सिंह यादव, तो इनका भी नाम ध्यान रखिएगा। 10 सितंबर 2022 को प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, ठीक है, इसका शॉर्ट फॉर्म में PMSY लिखा हुआ है यहाँ पे, तो इन्होंने कितने वर्ष इस योजना ने अपने पूरे कर लिए हैं? ठीक है, तो 10 सितंबर 2020 जो है यहाँ पे इसको लॉन्च किया गया था, तो 2 साल हमारे पूरे हो गए हैं। और इसमें बेसिकली जो इस योजना का मेन एम था बाई एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर 2024-25, ठीक है, फिशरीज के सेक्टर में जो है लगभग 68 लाख रोजगार के जो है क्रिएशन की परिकल्पना इसमें की गई थी। ठीक है, और अगर हम बात करें 19-20 के फाइनेंशियल ईयर से अभी लास्ट ईयर 21-22 तक के, तो लगभग इस पूरे फिशरीज सेक्टर में 14.3% की जो है इंक्रीज भी देखी गई है इसमें। तो ये सब फैक्ट्स को ध्यान रखेंगे। हमारा ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट है। 10 सितंबर 2022 को पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री गोविंद बल्लभ पंत की 135वीं जयंती मनाई गई। तो पूछा जा रहा है कि ये किस स्टेट के पहले मुख्यमंत्री थे? ठीक है, तो अगर आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं तो आपको पता ही होगा कि पहले जो है ये चीफ मिनिस्टर रहे थे यूपी के आफ्टर इंडिपेंडेंस। 12 से 15 सितंबर तक अंतर्राष्ट्रीय डेयरी परिसंघ का विश्व डेयरी सम्मेलन 2022 जो है कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ध्यान रखेंगे, ये जो है इसको ऑर्गेनाइज किया गया है गौतम बुद्ध नगर जो डिस्ट्रिक्ट है उत्तर प्रदेश का, यहाँ पे ग्रेटर नोएडा में। ठीक, तो यहाँ पे ऑप्शन बी को चूज करेंगे। ग्रेटर नोएडा जो है मोस्ट अप्रोप्रिएट होगा। और अभी रिसेंटली जो है इसको 12 सितंबर को प्राइम मिनिस्टर मोदी के द्वारा इनॉग्रेट भी किया गया है, तो ये भी ध्यान रखेंगे कॉन्फ्रेंस को। 10 सितंबर 2022 को किस केंद्रीय मंत्री ने जैसलमेर में सीमा पर्यटन विकास कार्यक्रम, यानी कि जो एक ये इनिशिएटिव चल रहा है बॉर्डर टूरिज्म डेवलपमेंट प्रोग्राम, तो इसके अंतर्गत श्री तनोट मंदिर कॉम्प्लेक्स परियोजना, इसका शिलान्यास और भूमि पूजन वगैरह किया है। ठीक, तो ये जो है डेवलप किया जा रहा है तनोट मंदिर कॉम्प्लेक्स जैसलमेर में। और ध्यान रखेंगे सीमा पर्यटन विकास कार्यक्रम के तहत इसका शिलान्यास किया गया है अमित शाह जो यूनियन होम मिनिस्टर हैं। भारत के समृद्ध समुद्री इतिहास का प्रदर्शन करने के लिए राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर यानी कि नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स, इसका निर्माण कहाँ पे किया जाएगा? तो मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग और वाटरवेज जो है भारत की, इसके द्वारा इसका कंस्ट्रक्शन किया जाएगा लोथल में। ठीक है, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन की हमारी लोथल की साइट है, आपको पता ही होगा अगर आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा कि ये उस टाइम पे इंपॉर्टेंट पोर्ट सिटी हुआ करती थी। तो यहीं पे इस हेरिटेज कॉम्प्लेक्स को जो है डेवलप किया जाएगा, जिसके अंतर्गत कई तरह की गैलरीज है ना, इस तरीके के मॉन्यूमेंट्स इस सबको बनाया जाएगा, ताकि जो भारत का एक समृद्ध समुद्री इतिहास है, ठीक है, अब तक का हिस्टोरिकल, उस सबको यहाँ पे प्रदर्शित किया जा सके। ठीक, तो ध्यान रखेंगे बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। हाल ही में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने मज्म उल बहरैन पुस्तक के अरबी संस्करण का विमोचन किया है। तो पूछा जा रहा है कि मज्म उल बहरैन जो है किसने लिखी है? तो हिस्ट्री में आपने जो मुगल हिस्ट्री अगर पढ़ी होगी तो वहाँ पे दारा शिकोह के बारे में पढ़ा होगा। दारा शिकोह के द्वारा लिखी गई ये पुस्तक थी मज्म उल बहरैन। ठीक है, ओरिजिनली इसको जो है फारसी भाषा में लिखा गया था। हिंदी में इस पुस्तक का जो वर्जन है उसको समुद्र संगम ग्रंथ कहा जाता है, और इंग्लिश में कई बार इस टर्म को जो है रेफर करते हैं द कॉन्फ्लुएंस ऑफ 2 सीज के नाम से। ठीक, बेसिकली इस पुस्तक में जो है दारा शिकोह के द्वारा ये बताया गया कि जो इधर आपका वेदांत फिलॉसफी है और जो सूफी परंपरा है इस्लाम में, ठीक है, तो दोनों के बीच में क्या सिमिलैरिटीज हैं, इस पे एक बैलेंस बनाने का जो है प्रयास इसके द्वारा किया गया इस पुस्तक में। और कंक्लूजन में ये इन्होंने बताया कि जो है हिंदू और इस्लाम धर्म में कह लीजिए जो मेजर एक डिफरेंस सिर्फ इतना है कि सिर्फ वो वर्बल कम्युनिकेशन का डिफरेंस है। ठीक है, मोस्टली बाकी चीज़ें सिमिलर हैं एक तरीके से। तो इसी पुस्तक को यहाँ पे इसने फारसी में लिखा था, तो रिसेंटली इसका अरेबिक वर्जन जो है लिखा गया और इसको इनॉग्रेट किया है हमारे वाइस प्रेसिडेंट ने न्यू दिल्ली में। ठीक, तो आप ये बताइए कि अरेबिक वर्जन जो है किसने लिखा है?
9 सितंबर 2022 को प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत, ये क्वेश्चन अभी हमने आपको ऊपर निक्षय 2.0 वाले में ही बता दिया था कि वर्चुअल माध्यम में इसका इनॉग्रेशन राष्ट्रपति जी ने किया है, ठीक, जिसमें हमारा 2025 तक लक्ष्य है टीबी से मुक्त करना भारत को। हाल ही में हेरोइन यानी कि जो एक हमारा नार्कोटिक्स वाला प्रोडक्ट होता है, इसकी तस्करी को रोकने के लिए ऑपरेशन गियर बॉक्स जो है किसके द्वारा शुरू किया गया है, तो यहाँ पे डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस और ATS एंटी टेररिस्ट स्क्वाड जो है गुजरात, इन दोनों ने जो है ज्वाइंटली किया है, तो सी ऑप्शन को चूज करेंगे। भारत में आयोजित होने वाले फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 का शुभंकर क्या है, ठीक है। तो देखिए ये भारत में आयोजित होगा अंडर 17 महिला विश्व कप फुटबॉल का, ये आपको पहले बताया था। इसमें जो मैस्कॉट अभी रिसेंटली रिलीज किया गया है, तो ये जो है इसका नाम है इभा। इभा क्या है, तो जो भारत में एशियाटिक लायंस पाए जाते हैं, ओनली कहाँ पे पाए जाते हैं, जो गिर नेशनल पार्क है गुजरात में, वहाँ पे, ठीक। तो उसी में एक एशियाटिक लायनेस जो है वुमेन है ना, उसको रिप्रेजेंट किया गया है इभा के रूप में, तो ध्यान रखेंगे। 15 सितंबर 2022 को शंघाई सहयोग संगठन जो हमारा एक समूह है ना, SCO, तो इसके राष्ट्राध्यक्षों की जो परिषद है, इसमें कई सारी काउंसिल्स की मीटिंग्स होती रहती हैं। तो इसमें काउंसिल ऑफ जो हेड ऑफ स्टेट्स हैं, जिसमें प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट लेवल के जो लोग होते हैं, इनकी जो 22वीं बैठक है, ये कहाँ पर आयोजित की जाएगी। तो आपको पता होगा कि SCO का फाउंडेशन जो हुआ था 2001 वर्ष में हुआ था, ठीक है। तो तब से यहाँ पे अब जो है 2022 में 22वीं बैठक आयोजित की जाएगी उज्बेकिस्तान के समरकंद में, ठीक। इस प्लेस को भी ध्यान रखिएगा। इसमें भारत की तरफ से प्रधानमंत्री मोदी जो है पार्टिसिपेट करने के लिए जा रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है, तो कुछ पहाड़ी दर्रे लिखे हैं और किस राज्य में स्थित है वो लिखा है। तो इसमें ऑप्शन ए गलत है, नीति दर्रा भी जो है उत्तराखंड में है, हिमाचल प्रदेश में नहीं है। बाकी लिपू लेक और डोंकिया ये जो है ये उत्तराखंड में है, ये सिक्किम में है। तो इसमें सिर्फ 2 और 3 जो है इसको चूज करके आगे बढ़ेंगे हम। यहाँ पे 2 स्टेटमेंट है, सही को चुनना है, सही गलत वाला प्लीज ध्यान से देखा करिए। पश्चिमी घाट की सर्वोच्च चोटी अनाईमुडी यानी अनामुडी जो भी इसको कहा जाता है, ये है, तो ये बिल्कुल ठीक है, जो हमारा वेस्टर्न घाट है। और पुष्पगिरी चोटी कर्नाटक में स्थित है, तो ये भी ठीक है, इसकी लोकेशन कर्नाटक में है। दोनों ही ठीक है, सी ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है, तो कुछ आइलैंड्स लिखे हैं और उनकी लोकेशन जो है ना वो लिखी है। तो देखिए इसमें न्यू मूर आइलैंड जो है, ये हुगली नदी यहाँ पे बे ऑफ बंगाल के रीजन में देखेंगे, तो यहाँ पे न्यू मूर आइलैंड्स की लोकेशन है। इसमें इसको इंडिया की तरफ से न्यू मूर आइलैंड के नाम से जानते हैं और बांग्लादेश की तरफ से इसको साउथ तलपट्टी आइलैंड कहते हैं, ठीक। तो इसकी लोकेशन यहाँ पे है, ठीक है। पंबन आइलैंड जो है मन्नार खाड़ी साउथ इंडिया में, ये भी हमारा ठीक है। व्हीलर आइलैंड जिसको कि अब रिनेम कर दिया गया है अब्दुल कलाम आइलैंड्स के रूप में, ठीक, ओडिशा में यहाँ पे स्थित है। तो तीनों ही ठीक है, हम डी ऑप्शन को चूज करेंगे। भारत में सहायक संधि की पद्धति जो है किसने जो है लागू की थी, ठीक है। जो सब्सिडरी अलायंस का सिस्टम आया था, तो इसको शुरू किया था लॉर्ड वेलेस्ली ने, और जो फर्स्ट इस सब्सिडरी अलायंस में एक्सेप्ट करने वाले थे निजाम ऑफ हैदराबाद जो थे, उनको आप जानते ही होंगे, ठीक। तो यहाँ से ऑप्शन हमारा ए जो है ये करेक्ट हो जाएगा। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक राहुल बजाज एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ जो है किसने लिखी है, तो जो बजाज ग्रुप है उसके फॉर्मर चेयरमैन थे राहुल बजाज जी, इनकी अभी फरवरी 2022 में मृत्यु हो गई थी। तो उनके ऊपर ये पुस्तक लिखी गई है गीता परिमाल के द्वारा। भारत में संवैधानिक ओम्बड्समैन का विचार सर्वप्रथम जो है संसद में किसने प्रस्तुत किया था, ये बताना है। तो देखिए पहले ये समझिए कि ओम्बड्समैन का कॉन्सेप्ट शुरू कहाँ से हुआ, ठीक है। तो 1809 AD में जो है स्वीडन में ये कॉन्सेप्ट शुरू हुआ ओम्बड्समैन का विचारधारा, जो करप्शन को रोकने दिशा में एक सबसे महत्वपूर्ण एक इंस्टीट्यूशन है कह लीजिए, जिसको कि आज आप वर्तमान में लोकपाल के नाम से जानते हैं, ठीक। तो इसकी अडॉप्शन की शुरुआत हुई भारत में भी। इसका सबसे पहला जो विचार एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट के रूप में रेकमेंड किया गया, तो 1960 के टाइम पीरियड में हमारे जो है लॉ मिनिस्टर हुआ करते थे अशोक कुमार सेन, है ना। तो इन्होंने इस कॉन्सेप्ट को प्रस्तुत किया था, ऑप्शन हमारा ए जो है ये करेक्ट हो जाएगा। तो इसके बाद आप फर्दर देखेंगे कि जो है इसके बाद जो LM सिंघवी जी के बारे में आप पढ़ते होंगे ना, LM सिंघवी कमीशन के बारे में। तो LM सिंघवी जी के द्वारा जो है ये जो लोकपाल और लोकायुक्त टर्म आप देखते हैं, इन सबको जो है बनाया गया था। और उसके बाद फिर फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन आया, तो उसमें वहां पर उन्होंने रिकमेंड किया 2 इंडिपेंडेंट अथॉरिटीज इस तरीके की, एक स्टेट के लिए एक सेंट्रल के लिए, है ना। तो कुछ इस तरीके से भारत में जो ओम्बड्समैन का कॉन्सेप्ट है लोकपाल और लोकायुक्त के रूप में आगे बढ़ता है। उसके बाद फर्दर ऐसे कई बार बिल्स इंट्रोड्यूस हुए लेकिन पास नहीं हो पाए। फिर जो है वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एक जो ये कमीशन बना था, रिव्यू ऑफ वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो उन्होंने भी यहाँ पे रिकमेंडेशन दी थी कि लोकपाल और लोकायुक्त को बनाया जाए। तो उसके बाद फिर सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन आता है वीरप्पा मोइली वाला। तो ऐसे करके फिर जो है जाके फाइनली 2013 में जो लोकपाल और ये अन्ना हजारे वगैरह का मूवमेंट चला, तो उसके बाद ये एक्ट बनता है और फाइनली फिर वो 2014 से इफेक्ट में है।
तो ध्यान रखेंगे इन सब चीज़ों को। और पहले जो भारत के ये अपॉइंट हुए थे ना लोकपाल, उनका नाम जरा कमेंट करके बताइए। तो 2019 में आई गेस अपॉइंटमेंट हुई थी उनकी, तो आप नाम उनका कमेंट करिए। फिलहाल ये सारे फैक्ट्स जो है बताए, इसको ध्यान रखें। ए ऑप्शन हमारा इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट है। यूरोपीय परमाणु ऊर्जा समुदाय की स्थापना 1958 में हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है ये बताना है। तो यूरोपियन एटॉमिक एनर्जी कम्युनिटी ये लोकेटेड है यहाँ बेल्जियम में, है ना, ब्रसेल्स बेल्जियम। 7 से 8 मार्च 2022 को इंडिया ग्लोबल फोरम 2022 का पहला अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम, जो इसका टाइटल था द न्यू इंडिया इंक, ठीक, इसको कहाँ पे आयोजित किया गया है ये बताना है। तो कर्नाटक के बेंगलोर में इसको आयोजित किया गया। बेसिकली जो है इंडिया ग्लोबल फोरम के अंतर्गत ये जो समिट ऑर्गेनाइज किया गया, तो इसमें जो वर्ल्ड के जितने भी लेटेस्ट यूनिकॉर्न कंपनीज बनी हैं, जो टेक स्टार्टअप्स वगैरह हैं, ठीक है, वो तमाम तरीके के यूनियन मिनिस्टर्स, पॉलिसी मेकर्स, है ना, बिजनेस लीडर्स, तो इन सब का एक समिट था ये। तो ये ध्यान रखेंगे, यहाँ पे बेंगलोर में इसको आयोजित किया गया। युवाओं, बच्चों और समुदाय के बीच जागरूकता फैलाने के लिए नशा मुक्त भारत अभियान जो है एक कार्यक्रम चलाया गया है। तो इसको कब से शुरू किया गया था ये बताना है। तो 15 अगस्त 2020 से एक कार्यक्रम जो है अनाउंस्ड है और तब से इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। यहाँ पे जो ये टारगेटेड ग्रुप है, इनके बीच में ये नशा मुक्ति को अवेयर करने के लिए, उसको प्रमोट करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट जो है वो इसकी नोडल मिनिस्ट्री है, इसको भी ध्यान रखिएगा। सितंबर 2022 को 2 दिन का राष्ट्रीय रक्षा सूक्ष्म लघु और उद्यम, ये जो मध्यम उद्यम के ये हमारे उद्योग होते हैं, तो इसका एक सम्मेलन और प्रदर्शनी कहाँ पर आयोजित की गई? डिफेंस एमएसएमई कॉन्क्लेव एंड एग्जीबिशन। तो इसका आयोजन हुआ है राजस्थान के अंदर कोटा में, और इसको इनॉग्रेट किया है आपका जो है ये लोकसभा के जो स्पीकर हैं ओम बिरला जी, इन्होंने। हाल ही में चित्रांगुडी पक्षी अभ्यारण्य को रामसर स्थलों की सूची में शामिल किया गया है, जो कहाँ स्थित है ये बताना है। तो अभी अगस्त में जो है तमिलनाडु स्टेट से 4 साइट्स को ऐड किया गया था रामसर में, और इसमें से ही एक ये है चित्रांगुडी पक्षी अभ्यारण्य। डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। 11 सितंबर 2022 को आचार्य विनोबा भावे की 127वीं जयंती मनाई गई। तो पूछा यह जा रहा है आपसे कि इन्हें किस वर्ष भारत सम्मान से और भारत रत्न से सम्मानित किया गया था ये बताना। तो हमारा जो सबसे हाईएस्ट ऑनर है, सिविलियन ऑनर भारत रत्न, ये इनको मिला था मरणोपरांत 1983 में। बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। और कम्युनिटी लीडरशिप के लिए इनको जो है पहला ये मिला था रोमन मैग्सेसे अवार्ड जो होता है ये, इसको भी ध्यान रखिएगा। हाल ही में किस देश की ईगा स्वियाटेक, ये खिलाड़ी का नाम है, इन्होंने यूएस ओपन 2022 का महिला सिंगल्स का खिताब जीता है। तो ये प्लेयर है पोलैंड की। हवाला देखिए क्या होता है ये बताना है हमको। तो धन हस्तांतरण की एक अवैध और अनौपचारिक प्रणाली, स्पेशली जैसे जो गल्फ कंट्रीज वगैरह से ट्रांजैक्शन के लिए ये हवाला ट्रांजैक्शन का काफ़ी यूज़ भारत में शुरू से होता रहा है। अभी भी इस पर पूरी तरीके से रोक नहीं लगी, अभी भी कुछ ट्रांजैक्शन हो जाते हैं। इसी को रोकने के लिए जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है ना, और ये सब एक्ट्स बनाए गए हैं भारत में। तो ये वही होता है कि जैसे इंडिया में आपको, जैसे मान लीजिए किसी दूसरे देश में पैसा भेजना है, तो आपके दोनों देशों में एजेंट्स होते हैं, ठीक। तो आपने यहाँ इंडिया वाले एजेंट को ये पैसा आपने मान लीजिए 10 करोड़ रुपए दे दिया, ठीक। तो ये आपको एश्योरेंस दे देगा कि आपका जो रिसिपिएंट है, मान लीजिए ये सऊदी अरब में आपका रिसिपिएंट है, तो उसको ये पैसा वहाँ पे डिलीवर हो जाएगा। और ऐसा कुछ इनके बीच में इलीगल ट्रांजेक्शन का ही ये रूप है, तो इसी को बोलते हैं हवाला। अगला है ग्रेशम का नियम किससे संबंधित है, किस विषय से संबंधित है, ठीक है। तो देखिए होता क्या है कि मार्केट में अगर जैसे सर्कुलेशन ऑफ करेंसी से बेसिकली संबंधित है। जैसे सिक्कों के संबंध में हम एग्जांपल देते हैं आपको। 1 रुपए का सिक्का बनाने, मान लीजिए 10 रुपए का उदाहरण लेते हैं, ठीक। तो 10 रुपए के सिक्के को बनाने के लिए मान लीजिए हमने 2 तरीके के मेटल्स को यूज किया। जैसे आप कई बार देखते होंगे कि एक ही प्राइस के 2 प्रकार के सिक्के मार्केट में चल रहे होते हैं, ठीक। तो एक को बनाने में 2 रुपए का खर्च आया, एक को बनाने में 1 रुपए का खर्च आया, इन्हें सेम 10 रुपए के सिक्के को, ठीक। तो जाहिर सी बात है 2 रुपए वाले में हमने मेटल जो है कुछ ऐसा यूज किया होगा जिसकी वैल्यू ज्यादा है, ठीक है, और उसको किसी दूसरे पर्पज में पिघला के या किसी और तरीके से यूज किया सकता है। धीरे धीरे क्या होगा कि ये 2 रुपए के जितने भी सिक्के हैं मार्केट से गायब हो जाएंगे, ठीक। और आपको सिर्फ जो सस्ते वाले ये कॉइन्स हैं ये सिर्फ देखने को मिलेंगे। तो ग्रेशम का नियम यही होता है कि जो हाई वैल्यू ऑफ करेंसी है कह लीजिए, वो धीरे धीरे इकोनॉमी से गायब हो जाती है। T20 एशिया कप 2022 श्रीलंका ने किस देश को हरा करके जीता है? तो इतना तो पता ही होगा आपको। सितंबर में पहले नागा मिर्च महोत्सव 2022 का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो ये काइंड ऑफ जो है
मिर्च है, नागा मिर्च, जो कि आयोजित किया गया फेस्टिवल नागालैंड में। आज का अंतिम प्रश्न हम देखेंगे कि शून्य आधारित बजटिंग किसके द्वारा विकसित किया गया था। तो एक ये इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट करके बताना है और इसके बारे में थोड़ी बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो भी कमेंट करेंगे आप, ठीक है। तो यहाँ तक हमने पूरा कंप्लीट किया है आज के वीडियो में। सारे क्वेश्चंस को प्लीज आप देख लें। जितने भी क्वेश्चंस हमने आपसे पूछे हैं प्लीज उसको आंसर किया करिए। हम आपसे अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।